जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। इजराइल फिलिस्तीन जंग पर नए भारत का टॉमी मीडिया अपनी कवरेज में दिखा रहा है कि यमन के हूती रिबेल्स को ईरान के सपोर्ट से सीरिया के रास्ते इजराइल पर हमला करने के लिए भेज दिया गया है। इजराइल की सेना जॉर्डन की सरहद में घुस गई है। तालिबान के कुछ लड़ाके भी इजराइल पर हमला करने के लिए निकल पड़े हैं। अब इससे ज्यादा बताने की हिम्मत भैया मुझ में तो है नहीं। समझ में नहीं आता है कि कौन बेचारे लोग भारत के टॉमी मीडिया को देखने की हिम्मत करते हैं। कोई पढ़ा लिखा समझदार शख्स इस मीडिया के कवरेज को जरा देख ले तो उसका दिमाग सर से बाहर निकल करके जमीन पर गिर जाए। बाकी हकीकत को आप लोग यूं समझ लें कि यमन की सरहद इजराइल से तकरीबन 2200 किलोमीटर दूरी पर है और यमन और इजराइल के बीच में पड़ता है सीरिया। यमन गल्फ ऑफ एडन के किनारे है, इजराइल मेडिटेरियन सी के, और बीच में सऊदी अरब और जॉर्डन पड़ते हैं। मतलब हूती रिबेल्स को अगर सीरिया पर हमला करना हो तो उन्हें इजराइल पार करना पड़ेगा, और इजराइल पर हमला करना हो तो वो सीरिया के पहले ही पड़ जाएगा। खैर, बात अगर सऊदी अरब की करें तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरेस ने फोन पर बातचीत करी है। दोनों के बीच इजराइल, फिलिस्तीन और गजा में लगातार बिगड़ते हालातों पर चर्चा हुई है। बातचीत के दौरान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात पर जोर दिया है कि इस जंग का असर रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पर पड़ सकता है, इसीलिए इसे रोकने की इंटरनेशनल कोशिशों में तेजी लाई जानी चाहिए। बातचीत के दौरान क्राउन प्रिंस ने फिलिस्तीनी लोगों के लेजिटिमेट राइट्स की गारंटी के साथ पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने और अमन बहाली करने की जरूरत पर जोर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका की अगर बात करें तो दुनिया के तमाम जानकारों का अक्सर कहना रहा है कि अमेरिका ने जिससे भी दोस्ती करी है वो मुल्क बर्बाद ही हो गया है। यूक्रेन उसका सबसे ताजा एग्जाम्पल है। इसके पहले कभी ईरान इराक जंग के दौरान अमेरिका ने इराक को सपोर्ट किया था, और उसके बाद तब के इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन के साथ अमेरिका ने क्या किया ये तो आप सब लोगों को पता ही है। मतलब इराक को बर्बाद किया और सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा दिया। इसी तरह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। पर इस वक्त इजराइल अमेरिका का सबसे प्यारा है, तो वहीं भारत और उसके प्रधानमंत्री भी अमेरिका के दुलारे हैं। ऊपर वाला सबकी हिफाजत करे। खैर, आगे बढ़ने से पहले अमेरिका के दो प्यारे दुलारे दोस्तों यानी कनाडा और भारत के बीच झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कनाडा और भारत के बीच जारी तनाव में अब कनाडा ने भारत से अपने 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारत के कनाडा के कुछ डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी वापस लेने की बात करने के बाद अब कनाडा में 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया गया है। कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जोली ने कहा है कि अभी के लिए मैं इसका कंफर्मेशन कर सकती हूं कि भारत ने ऑफिशियल तौर पर 21 कनाडाई डिप्लोमेट्स को छोड़कर बाकी सभी की सिक्योरिटी हटाने की बात कही थी, और इसका मतलब है कि भारत में काम कर रहे कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स और उनकी फैमिली के 42 लोगों की डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, जिसके चलते उनकी निजी सिक्योरिटी को लेकर खतरा पैदा हो सकता है। खैर,
सेफ्टी सिक्योरिटी से याद आए ओसामा बिन लादेन। तो दोस्तों, कभी ओसामा बिन लादेन और अलकायदा भी अमेरिका के चहेते रहे थे और अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के जरिए अफगानिस्तान में रूसी इंटरेस्ट पर हमले करवाए थे। क्यूबा के तब के प्रेसिडेंट फिदेल कैस्ट्रो का कहना था कि अलकायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन अमेरिका का एजेंट है और जॉर्ज बुश जब भी अपने मुल्क में कमजोर पड़ते हैं, ओसामा बिन लादेन का हव्वा खड़ा कर दिया जाता है। ये हिस्ट्री है कि 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत रूस के हमले के बाद ओसामा बिन लादेन ने रूसी फौज के खिलाफ मिशन चलाया और अमेरिका का इस मिशन को पूरा सपोर्ट हासिल था। खैर, उस दौर में ओसामा बिन लादेन अमेरिका का चहेता बना रहा। उसका एंड कैसे हुआ ये तो आप सबको पता ही है। वहीं तमाम जानकारों का कहना है कि आईएस और बगदादी भी अमेरिका का ही इजाद करा गया मोहरा था, जो सीरिया में अमेरिकी फायदों को साधने के लिए काम किया करता था। उसका अमेरिका ने क्या किया ये भी पूरी दुनिया के सामने मौजूद है। अमेरिका ने ही तालिबान को भी पैदा किया और अफगानिस्तान में रूस सपोर्टेड नजीबुल्लाह की सरकार के खिलाफ अफगानिस्तान के लोकल गुरिल्ला लड़ाकों के ग्रुप तालिबान को अमेरिका ने सपोर्ट दिया, जो सोवियत यूनियन के खिलाफ झंडा उठाए रहा। अमेरिका ने उन्हें हथियार और पैसे मुहैया कराया ताकि उसके दुश्मन सोवियत यूनियन के मंसूबों को नाकाम किया जा सके। दरअसल अमेरिका सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में ऐसे दलदल में फंसाना चाहता था जहां उसे जान और माल का वैसा ही नुकसान हो जो सालों साल पहले अमेरिका ने खुद वियतनाम में झेला था। इसे अमेरिका का ऑपरेशन साइक्लोन कहा गया और इसे अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के इतिहास का सबसे बड़ा खुफिया मिशन करार दिया गया था। उसी तालिबान के खिलाफ अमेरिका अफगानिस्तान में सालों साल तक लड़ा, लाखों अफगानिस्तानियों की हत्या करी और आखिरी में तालिबान के सामने सरेंडर करके तालिबान को ही अफगानिस्तान सौंप कर वापस चला गया। इसके अलावा पाकिस्तान भी अमेरिका की ऐसी ही सियासत का शिकार रहा है। अमेरिका की शय पर ही पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार जंगी कार्रवाई करता रहा है और कराता रहा है। वजह थी भारत का रूस और ईरान के साथ जबरदस्त दोस्ती। पाकिस्तान में अमेरिकी दखल इतना था कि वो वहां की फौज के जरिए पाकिस्तान के हर फैसले में दखल देता था और जिस भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या नेता ने अमेरिका के खिलाफ फैसला लिया या बयान दिया, वो अंधेरे में समा गया। जनरल जियाउल हक से लेकर बेनजीर भुट्टो तक और अब इमरान खान इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। अब पाकिस्तान जब बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है तो उसे समझ आया और वो चीन के साथ जाकर खड़ा हो गया और आज वो बेहद सुकून में है। चीन से उसे फाइनेंशियल और स्ट्रैटेजिकल मदद मिलती है और कम से कम आज के हालात में वो भारत के खिलाफ एग्रेसिव भी नहीं है। कुल मिलाकर दुनिया के तमाम सियासी जानकारों का मानना है कि अमेरिका किसी का भी सगा नहीं है, इजराइल का भी सगा नहीं है। उसका इजराइल को जो सपोर्ट देने की मेन वजह है वो अमेरिका की बेहद मजबूत यहूदी लॉबी है, जिसने अमेरिका के फाइनेंशियल अंपायर पर कब्जा किया हुआ है। फोर्ब्स की 2023 की लिस्ट में सबसे ज्यादा बिलियनियर यहूदी ही हैं और दुनिया के 17% डॉलर पर यहूदी अरबपतियों का कब्जा है। अमेरिका में ये यहूदी टेक्नोलॉजी से लेकर रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम और पूरे बाजार पर कब्जा करे हुए हैं, जिनके सपोर्ट के बिना अमेरिका में कोई प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपतियों की इजराइल का सपोर्ट इसी मजबूरी के चलते है। जिस दिन यहूदियों का फाइनेंशियल अंपायर लड़खड़ाया, अमेरिका इजराइल से नजर फेर लेगा और बेंजामिन नेतन्याहू का सद्दाम हुसैन बना देगा। सद्दाम हुसैन को भी वॉर क्राइम के इल्जामों में ही फांसी दी गई थी। गजा के हॉस्पिटल में बॉम्बबारी करके 500 से ज्यादा लोगों की हत्या अमेरिका के लिए बेंजामिन नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल बनाने के लिए काफी है।
दरअसल गजा और इजराइल की जंग में अमेरिका थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया है और यही वजह है कि दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स से अरब देशों के चीफ्स ने पहले से तय प्रोग्राम के बाद भी जो बाइडेन से मिलने से इनकार कर दिया है। दुनिया साफ तौर से बट रही है। चीन उसकी एक दूसरी लाइन बन चुका है। आज चीन के साथ रूस, पाकिस्तान और ईरान खुलकर खड़े हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार चीन के पिछलग्गू बन चुके हैं। वहीं कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट के सारे मुल्क मौजूदा जंग के चलते चीन, रूस के साथ आ जाएंगे। आने वाले वक्त में दुनिया दो पोल्स में बंट जाएगी और चीन और रूस इसका दूसरा पोल होगा। इंतजार करिए तब तक का, क्योंकि तब दुनिया भर में अमन चैन आ जाएगा। वैसे चलते चलते आप लोगों को बता दूं कि इराक में अमेरिकी सैनिकों को रखने वाले एक इराकी फौजी अड्डे पर रॉकेट और ड्रोन से हमले हुए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सिक्योरिटी सोर्सेस के हवाले से जानकारी दी है कि आइन अल असद एयरबेस के अंदर कई विस्फोटों, कई एक्सप्लोजन्स की आवाजें सुनी गई हैं और इराकी सेना ने तलाश कैंपेन शुरू कर दिया है। अभी इस हमले में किसी के जख्मी होने या मौत के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। पेंटागन ने इससे पहले बताया था कि ट्यूसडे से इराक और सीरिया में अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस पर ड्रोन से कई हमले हुए हैं। पेंटागन के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने कहा है कि इस तरह के हमले ईरान सपोर्टेड मिलिशिया करते रहे हैं, लेकिन अभी इसकी जांच होनी बाकी है और जांच जारी है और इंफॉर्मेशंस भी जुटाई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की सेना ने बताया है कि वो लेबनान से लगती अपनी सरहद के इलाके से लोगों को बाहर निकाल रही है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गलांट ने किरियात शमोना शहर के मेयर को भी ये मैसेज दिया है। यहां के लोगों को सरकारी गेस्ट हाउस में ले जाया जा रहा है। इस शहर में तकरीबन 23,000 लोग रहते हैं और इलाके में लेबनान के हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच स्ट्रगल चल रही है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? एक तो इसके पेट्रॉन बन करके, और पेट्रॉन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और एक इसकी मेंबरशिप लेकर के, और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। और इससे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।